हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह जीन जैक्स रूसो से संबंधित है। इनके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इनके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, 18वीं शताब्दी के इस महान शिक्षा शास्त्री का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा नामक नगर में हुआ था। इनके पिता एक घड़ी साज थे। इनके जन्म के पश्चात इनकी माता का निधन हो गया और इसके संबंध में इनका कहना है कि इनका जन्म ही इनके जीवन की प्रथम दुर्घटना थी। इस तरह से रूसो अपने जीवन के संबंध में विचार रखते थे। एक्चुअली महान दार्शनिक अपने विचारों तथा अपनी रचनाओं के कारण जाने जाते हैं, ना कि अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं के कारण। उनके जीवन में प्रायः ऐसी घटनाएं कम घटित होती हैं जो कि किसी के लिए या एक सामान्य व्यक्ति के लिए दिलचस्पी का कारण बने या उनके जीवन को जानने का या समझने का जरिया बने या कारण बने। रूसो अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं के कारण नहीं वरन अपने लेखन एवं सृजन तथा अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन किसी रोमांचकारी उपन्यास की तरह प्रतीत होता है या ये कहें कि भारतीय चित्रपट के नायक के समान प्रतीत होता है। रूसो के आगे के जीवन की चर्चा करें तो इनका पालन पोषण इनकी चाची के द्वारा किया गया। इनके पिता ने कभी भी अपने पुत्र के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई जिम्मा नहीं लिया तथा किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि रूसो बुरी आदतों से ग्रसित हो गए और दिन दिन भर वह स्विट्ज़रलैंड की सड़कों पर घूमते थे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते थे। और इन सब के कारण, इन घटनाओं के कारण उनका प्राकृतिक प्रेम बढ़ता चला गया तथा जीवन एक अलग तरीके से आकार लेने लगा। यद्यपि रूसो का पुस्तकों के प्रति, पुस्तकों के अध्ययन के प्रति अनुराग था, लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि विद्यालयी शिक्षा कभी भी रूसो को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी तथा विद्यालय के कठोर अनुशासन से संबंधित व्यवस्था के कारण उन्हें विद्यालयी व्यवस्था पसंद नहीं थी और वह धीरे धीरे इधर उधर शिक्षा प्राप्त करते रहे। अपने चचेरे भाई के साथ वह लैटिन भाषा पढ़ने एक अध्यापक के यहाँ जाने लगे, किंतु उनका मन यहाँ भी नहीं लगा। इसके पश्चात वे एक व्यवसायी के यहाँ कार्य करने लगे, किंतु व्यवसायी के कठोर एवं निर्दय व्यवहार के कारण वहाँ से भी उनका मन उचाट हो गया तथा एक बार एक व्यवसायी के द्वारा मिथ्या आरोपण के कारण उन्हें कठोर कारावास की सजा भी सुनाई दी गई। इस तरह से वह कष्टमय एवं अनिश्चित जीवन व्यतीत करते रहे तथा उनके जीवन में इस तरह से अप्स एंड डाउन्स आए कि उन्होंने जेनेवा छोड़ने का निश्चय किया तथा फ्रांस चले गए। फ्रांस आकर रूसो ने विभिन्न साहित्य का तथा विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन किया। केवल शिक्षा ही वह माध्यम है जो कि आपके मन के बंधन को खोलती है तथा मनुष्य के जीवन को एक विशिष्ट दिशा देती है या ये कहें कि सार्थक दिशा देती है। रूसो के संबंध में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है कि उन्होंने प्लेटो, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेन तथा वोल्टेयर के जो ग्रंथ थे या उनकी जो बुक्स थी उनका अध्ययन किया और वह विभिन्न लेखकों के तथा उनके कार्यों से या ये कहें कि उनकी जो रचनाएं थीं उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि रूसो ने स्वयं लिखना प्रारंभ कर दिया। उन दिनों फ्रांस में लुई 15 का शासन था और उनका जो शासन काल था वो बहुत अधिक कठोरता से युक्त था, उसमें अनुशासन बहुत अधिक था और रूसो ने इस कठोर अनुशासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा विभिन्न प्रकार के लेख लिखकर जनमत को तैयार किया या जनता को जागृत किया और परिणाम स्वरूप रूसो ने एक महान क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसो का ऐसा मत था कि सामाजिक व्यवस्था दूषित है, समाज में कठोर अनुशासन कहीं न कहीं शोषण का कारण बनता है। रूसो ऐसा भी मानते थे कि प्रकृति के हाथों में जो भी वस्तु है वह अच्छी होती है, किंतु वही वस्तु जब मनुष्य के हाथों में आ जाती है तो दूषित हो जाती है या समाज की व्यवस्था में आ जाती है तो दूषित हो जाती है। रूसो यूज्ड टू से एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑथर ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। रूसो को फ्रांस की महान क्रांतिकारी होने का गौरव प्राप्त है और 1778 ईस्वी में फ्रांस में इनकी मृत्यु हो गई।
रूसो के जीवन की प्रमुख घटनाओं के संबंध में यदि डिस्कस करें तो 1750 ईस्वी में रूसो के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनके जीवन में महान क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। प्रसिद्ध दार्शनिक दिदरो से मिलने के लिए रूसो एक दिन सड़क पर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें नियति के कारण, या ये कहें कि ये उनके भाग्य में लिखा हुआ था, उन्हें रास्ते में एक अखबार का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला जिसमें पेरिस की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था डिजॉन एकेडमी की ओर से उन्हें निबंध प्रतियोगिता के संबंध में एक विज्ञापन ज्ञात हुआ। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि डिजॉन एकेडमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी और इसके संबंध में रूसो को ज्ञात हुआ, उनको पता चला। और इस निबंध प्रतियोगिता का जो विषय था वो ये था कि विज्ञान तथा कला प्रगति की नैतिकता। कहने का अभिप्राय है कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा नहीं। इस विज्ञापन को पढ़ते ही रूसो के मन में सैकड़ों विचार प्रस्फुटित होने लगे तथा रूसो ने इस संबंध में लिखा है कि उसका मस्तिष्क कई प्रकार के विचारों की चकाचौंध से भर गया। समाज के प्रति रूसो के जो क्रांतिकारी विचार थे उनका एक स्रोत फूट निकला। रूसो ने क्रांतिकारी विचारों के संबंध में ओतप्रोत विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे तथा डिजॉन एकेडमी के द्वारा जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसके संबंध में भी उन्होंने बहुत क्रांतिकारी निबंध लिखा और उसके माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का पतन किया है। मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य सरल स्वभाव का था, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता था, निस्वार्थ था, किंतु वर्तमान समाज की विभिन्न प्रकार की बुराइयों ने, सभ्यता की उन्नति ने मनुष्य को कहीं न कहीं कृत्रिम तथा स्वार्थी बना दिया है। रूसो को इस संबंध में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और इस पुरस्कार ने रूसो को विश्वविख्यात बना दिया। रूसो की भेंट तत्कालिक जो प्रमुख विचारक दिदरो तथा वॉल्टेयर थे उनसे होती है और दिदरो के साथ फ्रेंच विश्वकोश में या फ्रेंच विश्व ज्ञान कोश में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। 1754 ईस्वी में उन्होंने दूसरी निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जिसका शीर्षक था मनुष्यों में विषमता उत्पन्न होने का क्या कारण है, क्या प्राकृतिक कानून इसका समर्थन करता है। इस प्रतियोगिता में भी रूसो के विचार क्रांतिकारी थे। उन्होंने बताया कि निजी संपत्ति तथा आर्थिक विषमता उत्पन्न होने के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। चूँकि अकादमी के जो आयोजित व्यक्ति थे या जो आयोजित लोग थे, निर्णायक थे, उनसे रूसो के विचार मेल नहीं खाते थे और इसका परिणाम ये हुआ कि रूसो इसमें कोई भी स्थान नहीं प्राप्त कर सके। किंतु उनका यह निबंध डिस्कोर्सेज ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी नाम से 1755 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसने फ्रांस की जनता के मध्य एक हलचल पैदा कर दी और यही कारण है कि यह ग्रंथ फ्रांस के क्रांतिकारियों की बाइबल बन गया। रूसो ने अब कलम अपने हाथों में थाम ली तथा अनेक ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द एमील का प्रकाशन किया गया। उनके क्रांतिकारी विचारों से शासकगण क्रुद्ध हो गए, विक्षुब्ध हो गए। सरल शब्दों में कहें तो शासकगण नाराज हो गए और अपने धर्म विरोधी तथा राजतंत्र विरोधी विचारों के कारण जिनेवा की परिषद ने उनके दोनों ग्रंथों को जलाने का आदेश पारित कर दिया। रूसो को बंदी बनाने का आदेश प्रसारित किया गया। फ्रेंच सरकार ने भी उनके संबंध में गिरफ्तारी के आदेश दिए। रूसो को अपनी प्राण रक्षा के लिए फ्रांस से भागना पड़ा। प्रताड़ित और तिरस्कृत रूसो ने फ्रांस, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में घूमते हुए व्यतीत किए। उनके दिमाग की विक्षिप्तता बढ़ती चली गई और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 66 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। रूसो की प्रमुख रचनाओं के संबंध में यदि डिस्कस करें, रूसोज मेन राइटिंग्स वर एज फॉलोइंग: द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मैन, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब रूसो की प्रमुख रचनाएं थीं। इसके अलावा द न्यू हेलॉयर्स, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमील, कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, कन्फेशन इत्यादि रूसो के द्वारा लिखित महान ग्रंथ हैं। लेकिन एमील रूसो का एक महान ग्रंथ शिक्षा की दृष्टि से माना जाता है। यह ग्रंथ शिक्षा के से संबंधित विभिन्न विचारों से भरा है। इस ग्रंथ में रूसो के महान शिक्षा शास्त्री तथा समाज सुधारक
होने के बारे में पता चलता है। शिक्षा के सूत्रों से युक्त एमिल एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें एमिल नाम का एक कल्पित पात्र का वर्णन है और इसमें बताया गया है कि एमिल नाम का एक युवक किस तरह से शिक्षा ग्रहण करता है। रूसो उसे समाज के दूषित, कृत्रिम एवं स्वार्थी वातावरण से अलग करके प्राकृतिक वातावरण के सानिध्य में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षित करना चाहते हैं। रूसो ने इस तरह से एमिल के संबंध में वर्णन किया है। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसके मन, मस्तिष्क और शरीर का स्वतंत्रता पूर्वक विकास करे। रूसो ने निगेटिव एजुकेशन यानी निषेधात्मक शिक्षा के संबंध में भी प्रतिपादन किया है और इसमें इन्होंने बताया है कि 12 वर्ष की अवस्था तक किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन बालक को नहीं दी जानी चाहिए। एमिल के प्रथम 3 चरण पुरुष की शिक्षा से संबंधित हैं, वहीं अंतिम चरण में स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने महत्वपूर्ण कहा है। रूसो की शिक्षा पद्धति ने आने वाली शिक्षा पद्धति का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया है। यद्यपि मैं यहाँ पुनः रिकॉल कराना चाहूँगी कि इनकी जो निगेटिव एजुकेशन है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है रूसो के शैक्षिक दृष्टिकोण को समझने की दृष्टि से। और रूसो ने निगेटिव एजुकेशन यानी निषेधात्मक शिक्षा के माध्यम से पुस्तकीय ज्ञान यानी आप कहें कि हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि बुकिश नॉलेज का विरोध किया है तथा इंद्रिय प्रशिक्षण पर उन्होंने अधिक एम्फसाइज किया है। शिक्षा के संबंध में उन्होंने स्व अनुभव तथा स्व अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ एक्सपीरियंस पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन पर ज़्यादा एम्फसाइज किया है, उन पर ज़्यादा फोकस किया है। कुल मिलाकर निषेधात्मक शिक्षा के माध्यम से नेगेटिव एजुकेशन के द्वारा रूसो बालक का स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट और हार्मोनियस डेवलपमेंट करना चाहते थे और इसी का मार्ग उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। एमिल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक